संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान। तो आज के इस प्रोग्राम में सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही आशा करती हूँ इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का बहुत-बहुत आभार। साथ ही हमारे होस्ट मेघराज सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्या भारत का संविधान जिंदा है? इस सीरीज को हम चला रहे हैं ताकि संविधान के बारे में हमारी जानकारी और ज्यादा बढ़े। तो सर, हम बढ़ते-बढ़ते आर्टिकल 23 और 24 तक आ गए। सर जी, हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार इन अनुच्छेदों में हमको दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि शोषण क्या है? क्योंकि अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग तरीके से शोषण को परिभाषित किया जाता है। तो एक्चुअल में शोषण हम किसे कह सकते हैं? सबसे पहले मिलिंद जी आपके विचार लेना चाहेंगे? जी सर। आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में जो दिया गया है, मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार का प्रतिषेध में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, इस स्पेसिफिक ये चीजें संविधान में मेंशन है। इसका मतलब है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है मानव का खरीद फरोख्त करना या उसके लिए बेचना। ये कोई वस्तु नहीं है, मतलब वो बड़ा श्रम होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में या उस साइड में बहुत सारी बच्चों को उनको खरीदते, उनके माँ बाप से परमिशन देते, खरीदते हैं लोग, गिरोह है। और बम्बई और जैसे कलकत्ता जैसी जगह उनसे देह व्यापार कराया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब है कि बंधुआ मजदूर होता है कि एक साल भरे के लिए उस व्यक्ति को कुछ भी छोटे मोटे श्रम के मतलब पैसों के ऊपर उसको वो क्या कर दिया जाता है, उसको कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कोई छुट्टी नहीं है, मतलब पूरा बंधुआ है। और वो परिवार ही अकेला बंधुआ नहीं होता, साथ में उसके बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो एक बॉन्डेड लेबर हो गया, फोर्स लेबर हो गया। और जो इसका अर्थ ये होता है कि उसके सारे मानवाधिकार जो है, जो उसको छुट्टी मिलना चाहिए, अन्य चीजें है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें वहाँ खत्म हो जाती है। और उसको जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो लेबर के कानून बने हैं, वो उसका भी उल्लंघन होता है। इसलिए संविधान में इस आर्टिकल का मतलब स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। जी मैम। जी सर, आपने जैसे कि आर्टिकल 23 के बारे में हमें बात बताई, मानव का जो दुर्व्यापार होता है और जो जबरदस्ती बलात् श्रम करवाया जाता है, उसके संदर्भ में हमने आपसे जाना। जी अब हम विज्ञान जी आपसे जानना चाहेंगे सर कि शोषण हम किसे कहते हैं? विज्ञान जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर। जी मैडम, नमो बुद्धाय, जय भीम। शोषण देश के अंदर में या सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो शोषण बहुत प्रकार के हैं। जैसा अभी बौद्ध साहब ने जैसे कहा है कि बंधुआ मजदूर और अनेक अनेक प्रकार के शोषण होते हैं। सामाजिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के शोषण किए जाते हैं। जैसे महिलाओं के ऊपर शोषण होता है। 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में काम पर लगाया जाता है, बेगारी करवाई जाती है, मजदूरों का शोषण होता है। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के शोषण होते हैं। और आर्टिकल या अनुच्छेद 23 के अनुसार उन सारे शोषण के ऊपर संविधान के माध्यम से अंकुश लगाने का काम किया है। जी मैडम। जैसे शोषण के आपने प्रकार बताए। अब हम आगे बढ़ते हुए आजम जी आपसे जी सर।
आजम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, आप जी, मैं एज ए पार्टिसिपेंट ही अभी ज्वाइन हुआ हूँ, है ना? तो जी मुझे जी फॉर्मेट पता नहीं है, तो इसलिए मैं खाली, पर मुझे लगता है कि शोषण के जो प्रकार मतलब मिलिंद साहब और सर ने बताए हैं, वो तो स्पष्ट है, मतलब कुछ उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर मुझे जी लगता सर। है कि एक चीज और हमें लगता है जो कि शारीरिक आर्थिक श्रम के अलावा आजकल मतलब जो हम देखते हैं एक डिजिटल दुनिया में, तो मतलब एक वो एक तरीके का, पर वो उसको हम शोषण तो नहीं कह सकते, पर ये क्लियरिटी दोनों सर ने जो हमें बताया है, इससे ये साफ होता है कि ये दोनों तरीके के जो शोषण है, ये मतलब इनका हमारे संविधान में भी उल्लेख है, और इससे हमें बचने के और सारी चीजों के रेमेडीज सर बताएंगे तो और मदद मिलेगी उससे, है। थैंक यू। जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे बलात् श्रम क्या होता है? मेरा सवाल आपसे ये। बलात् श्रम मतलब कि मुझे बहुत सिंपल सा चीज है कि आपसे जबरदस्ती कोई भी चीज करवाई जाए, है ना। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी बार कहने को आपको एक ही श्रमिक दिखता है ना। जैसे आप देखेंगे ईंट भट्टों पे, है ना, या और खेतिहर जो मजदूर होते हैं, और वहाँ पूरा का पूरा परिवार एक साथ काम करता होता है ना। और जैसा कि मिलिंद सर ने बोला और सर ने बताया, तो मतलब ये एक तरीके का बेगारी है कि जो बहुत मिनिमम पैसे पे, और जिसका कोई बहुत राइट्स का बात तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। अगर वो बीमार है या और किसी तरीके का उसका एंटाइटलमेंट उसको जो मिल भी रहा हो, है ना, उसके अपने स्थान पे मिल रहा हो। जैसे कि हम माइग्रेंट लेबर के साथ देखते हैं कि पूरे इंडिया में मतलब लोग माइग्रेट होते हैं काम के लिए, है ना। तो हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, है ना। अब अगर वो स्टेट चेंज हो गया या डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, तो वो उस आंगनवाड़ी दूसरे जगह के आंगनवाड़ी में उसको उस तरीके का टेक होम राशन तो नहीं मिलेगा, या उसको वैक्सीनेशन तो नहीं मिलेगा, है ना। और बलात् श्रम का मतलब तो यही है, या बलात् का मतलब ये है कि जबरदस्ती, है ना, विदाउट योर विल, है ना। और आपको कोई उनका मतलब उनका कोई राइट्स का लेना देना उनके पास नहीं है, उनको सिर्फ काम से लेना देना, है ना। और मतलब पैसा तो कम से कम ही दिया जाएगा, इसीलिए तो वो शोषण है ना। जी हाँ जी। जी, थैंक यू। अब हम आगे राष्ट्र ऋषि जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सर, जो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें आर्टिकल 24 में बाल श्रम का उल्लेख मिलता है। तो सर जी, बाल श्रम क्या होता है राष्ट्र ऋषि? जी, बाल श्रम ये है कि जो कम उम्र 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बलपूर्वक या उनकी अनिच्छा के साथ जो कार्य करवाया जाता है, वो बाल श्रम कहेंगे उसको। और एक और बात है कि जो उनके विकास में बाधक हो, सबसे बड़ी बात ये, वो बाल श्रम। यानी कोई बच्चा, जैसे कि कोई किसान है, किसान का बच्चा छोटा है लेकिन वो अपने पिता के साथ काम करता है, माता के साथ काम करता है। छोटे बच्चे अपने मम्मी के साथ में बर्तन मांजना या भोजन बनाने में मदद करता है। ये बाल श्रम नहीं है। बाल श्रम ये है कि जो उनके विकास को रोकता है। और इसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा संविधान के माध्यम से और नैतिकता के माध्यम से समझ सकते हैं। जी। जी सर, लेकिन अभी हम बहुत बार देखते हैं कि बाल श्रम के हमें, जब बच्चे की इच्छा तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन उसके साथ उसका एक तरीके से शोषण होता है और उसे विकास के अवसर नहीं दिए जाते। तो इसका क्या कारण है जी। कि भारत आज भी हमें बाल श्रम बड़ी संख्या में देखने को मिलता है? सर, संक्षेप में आपसे इसका उत्तर चाहेंगे फिर राष्ट्रीय। जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कम कम पूंजी में, यानी कम पैसा देकर काम कराने के लिए वो सहज उपलब्ध हो सके। जैसे कि एक आम व्यक्ति की मजदूरी चल रही है आज 300 रुपए। अब कोई काम है 300 रुपए के लायक नहीं है, या कम पैसे में काम कराना है, यानी कि चाय की दुकान पे है, अगर किसी बंदे को रखते हैं तो उसको 300 रुपए या 400 रुपए देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाल श्रम, किसी छोटे बच्चे को रख लिया तो उसको 100 रुपए देकर हम काम करा लेते हैं। तो ये जो लालच है या कम पैसे में आदमी की ये जो युक्ति है, तो ये बाल श्रम को बढ़ावा देता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे वो सहज उपलब्ध हो। अब वो उसका ये नहीं सोच पाते हैं कि ये बच्चा आगे इसका विकास रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, लेकिन वो अपना वर्तमान देख रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा ही नहीं कि वो व्यापारी या वो दुकानदार सोच रहा है,
उस बच्चे के माँ-बाप भी उसको छोड़ देते हैं कि जा बेटा आज तू दुकान पे बैठ या फलाना ये काम करने चला जा। तो इस प्रकार से बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। जी। जी सर, धन्यवाद। विज्ञान जी, हम आपसे इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे कि क्योंकि बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है देश के लिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवा राष्ट्र हम एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जब युवा अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो ये कहीं न कहीं हमारे कार्यबल का नुकसान होता है। तो इसको खत्म करने के या बाल श्रम रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं विज्ञान जी? जी मैडम, बाल श्रम रोकने के उपाय जब तक आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से ना हो समाज के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अ, बच्चों के पेरेंट्स भी बच्चों को जानबूझकर काम करने के लिए भेजते हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो रोड़ा उत्पन्न है वो आर्थिक कंडीशन है, और आर्थिक कंडीशन के कारण कहीं न कहीं जो नाबालिग बच्चे हैं, वो काम पर जाते हैं, और काम पर जाने के बाद उनका फिर शोषण होता है। कई प्रकार का शोषण होता है, उनको कम पैसे से काम करवाया जाता है। इसलिए सबसे पहले इस देश के अंदर आर्थिक आज़ादी की जहाँ तक बात है, तो जब तक संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि संविधान अमल में लाया जाए। संविधान जैसे ही अमल में आता है, संविधान अमल में आने के बाद निश्चित ही इस देश के अंदर में कुछ न कुछ बदलाव आने की संभावना है। जी मैडम। जी सर, धन्यवाद। जैसे कि आपने इसका एक उपाय संविधान को इसका कोर माना है कि जब संविधान लागू हो जाएगा तो बाल श्रम जैसी छोटी बड़ी समस्या मतलब समाप्त हो सकती है। जी मिलिंद मैडम, जी, आपने संविधान जी, लागू है, लेकिन संविधान के ऊपर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जी, जी सर, आपके विचारों को समझ गई। अब मिलिंद जी, आपके इस पर क्या विचार हैं? संक्षेप में उन विचारों पर चर्चा, उसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। अ, ये जो बलात्संग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें कंक्लूजन में ये है कि इसके लिए अलग-अलग बहुत पहले अगर बैकग्राउंड में देखा जाए संविधान बनने के पहले का, जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 1942 से इंटरिम जो गवर्नमेंट था उसमें लेबर मिनिस्टर थे, तो उनके पास 4-4 विभाग थे। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो लेबर है वो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी के लोगों का है, महिलाओं का है। यानी कि देश में 80% से ज़्यादा ये लोग ही तो हमारे लेबर है। अब लेबर के लिए कुछ सारे लॉक नहीं थे। अभी जैसे इस सेक्शन में 40 अब 24 में क्या है कि फैक्ट्री और उसमें 14 साल की उम्र का वो नहीं होना चाहिए। तो जो खदानें होती थी, पत्थर खदानें होती थी, कोयला खदानें थी, तो इसमें हमारे लोग या बड़े-बड़े कारखानों में उस तरह का काम करते थे और उनके लिए वो जो सुविधाएँ चाहिए, जो आज हम बोलते हैं ना, महिलाओं को मैटरनिटी की सुविधा होनी चाहिए, 6 महीने का मातृत्व अवकाश की बात है, तो ये सारे लेबर लॉ के अंतर्गत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है आज के समय में, और उनको वो सारा दिए है। साप्ताहिक अवकाश की बात है, साप्ताहिक में जो संडे मिलता है, हमारे लोग आज जो नहीं पाते कि संडे का अवकाश कितनी परिश्रम और संघर्ष से मिला हुआ है। और ये सामाजिक कार्य और जागरूकता के लिए लिया गया, ये भी एक उसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन लोग सोचते हैं कि संडे इज़ मटन डे। हमारे लोग की भी कुछ गलती है, उसको पे बैक टू सोसाइटी में आना चाहिए। तो वो ये कंक्लूज़न है, मतलब ये चीज़ें नहीं कि राइट्स मिले हैं कि और साथ में ईएल-सीएल मेडिकल जो फैसिलिटीज़ मिले खासकर एम्प्लॉइड के लिए। यानी 365 दिन में लगभग आपके यहाँ जो वर्क होता है मात्र 200 दिन का होता है, 165 दिन की फ्री फोकट सैलरी मिलती है। तो ये इनकी ज़्यादा जवाबदारी है जो डेली वेजेस के लोग हैं या जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, उसके लिए अवेयरनेस करने का काम ज़्यादा करना चाहिए। मेरा एक इस प्रकार के क्या बोलते हैं संदेश है या पेबाक सोसाइटी जो हमारे महापुरुषों ने दिया, जो संविधान में चीज़ें हैं, और सर ने कहा कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन, तो वो तो करेगी। हमारी सत्ता है नहीं, विपक्ष की सत्ता है, दुश्मनों की सत्ता है, तो वो क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हमारे ही जो लोग अगर उस मूवमेंट को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो मजबूरन उनको कार्य करना पड़ता है। ये सारे राइट्स है, संविधान में राइट है, एजिटेशंस का राइट है, कोर्ट में जाने का राइट्स है, मेमोरेंडम देने का राइट्स है, बहुत सारे राइट्स है, ये डेमोक्रेसी में उसको लागू किया जा सकता है। जी। जी सर, ये जो विषय है, इसके संदर्भ में अगर मैं मेरे व्यक्तिगत विचार रखूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है शिक्षा ही इसका अस्त्र हो सकता है। अगर शिक्षा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराई जाए,
और एक नैतिक शिक्षा और साथ ही जो सही मायने में जो आज के समय काम आने वाली शिक्षा है उसको सभी व्यक्तियों तक समान रूप से लागू किया जाए, तब कहीं न कहीं ये बाल श्रम और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में है वो कम हो सकती है। सर, अब हम आगे अगर जाएँ तो हमें धर्म से संबंधित अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। तो सर सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि भारत के जो संविधान में धर्म बताया गया है, तो धर्म किसे कहा गया है? और धार्मिक नीति मतलब भारत किस तरीके से धर्म को देखता है और उसके ऊपर किस तरीके की नीति का पालन मिलिंद जी, पहले इस पर आप कुछ आर्टिकल 25 है जो खास करके जो माइनॉरिटीज रिलीजन है, माइनॉरिटीज का मतलब धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में सभी धर्मों के वर्ग लोग को अपनी जो आराध्य जिनको मानते हैं, जिनको लोग अपना पुरखा मानते हैं और उन विचारों पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे माइनॉरिटीज की बात करें, मुस्लिम वर्ग है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिस्ट है, इसके अलावा हम लोग सिखिज्म है, तो ये एक उनके धर्म गुरु है, धर्म ग्रंथ है और उस हिसाब से उनकी उपासना और उसका मान्यताएं है और उसके त्योहार होते हैं और उसकी सारी प्रथाएं, इसको प्रोटेक्शंस देने के लिए आर्टिकल 25 है कि उसका जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उससे इंटरफेयर नहीं करेगी। और केवल इतना ही नहीं, इस आर्टिकल के तहत उनको अपना प्रचार प्रसार करना, संगठन बनाना और वो उसकी जो पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, उसको प्रचार प्रसार करना के संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 25 में। ये नहीं है कि वो कोई मतलब कोई एक मेजॉरिटी वाला धर्म है, उसको वो निग्लेक्ट करे, नीचे दिखाए, ऐसा नहीं है। इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी खासकर माइनॉरिटी के लिए उपलब्धि है। जो माइनॉरिटी का है उसका संरक्षण है इस आर्टिकल 25 के अंतर्गत। और केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं, वो सभी के लिए धर्म है। जो आज मेजॉरिटी में जो बोलते हैं अपने आप को हिंदू, दिस इज नॉट ए हिंदू, दिस इज ए ब्राह्मणिकल फोर्स है, उसके कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये शब्द भी वो नहीं है और इसीलिए वो शब्द खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आए। जी जी सर, धन्यवाद। विज्ञान जी, आपको क्या लगता है भारत की धार्मिक नीति मतलब धर्म के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? क्योंकि हम भारत में धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं कि भारत की जो नीति है धर्मनिरपेक्षता की है और जो पश्चिम का धर्मनिरपेक्षतावाद है वो कुछ अलग रहता है, वो बिल्कुल कटा हुआ रहता है। लेकिन ये जो भारत की धार्मिक नीति है उसके संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे विज्ञान जी। जी मैडम, वास्तविकता ये है कि देश के अंदर में राज्य सरकार का कोई भी धर्म नहीं है और आर्टिकल 25 के अनुसार सभी को अपने-अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन देखा ये जाता है कि एक पर्टिकुलर विशेष लोगों को इस संबंध में ज़्यादा, चाहे टीवी के माध्यम से बोलो, चाहे और अनेक-अनेक संगठनों के माध्यम से उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन वास्तविकता यही है कि जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं इस देश के अंदर में डिमोटिवेट किया जाता है, उनके ऊपर तरह-तरह के अन्याय अत्याचार किए जाते हैं। तो आज की कंडीशन में राजनीति दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 25 ये किसी को आज़ादी नहीं देता कि आप किसी भी धर्म के लोगों को आप पनिश करो, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार से लांछन लगाओ या उनके साथ धोखा करो। इस तरीके से हमारा संविधान हमको सभी धर्म के लोगों को एक आपस में मेल-जोल कहना चाहिए और सभी को स्वतंत्रता पूर्वक अपने-अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का क्या संविधान हमको देता है, राइट्स देता है। जी मैडम। जी सर, धन्यवाद। आजम जी। जी सर, सुन रहे हैं आप? जी जी हाँ। जी, तो जैसे कि धर्म इसमें जी जी, मेरे जी इस बोलिए। बारे में यही मतलब एक मत है जो मेरा अभी तक का अध्ययन रहा है ना, क्योंकि मैं जैसे मैं चाहूँगी लॉ कि का मैं आपसे स्टूडेंट हूँ। जी, जी, जो हमारा तो संविधान हमें मतलब बाबा साहब ने और जो संविधान ने हमें हक अधिकार दिया है उसका मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीजें हैं कानून के अंदर, क्योंकि हम सभी चीजें संवैधानिक दायरे में बात करते हैं ना। तो जी, एक तो होता है इंटेंशन और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो एक कानून का इंटेंशन क्या है
और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, दो चीजें होती है। तो हम उसका इरादा जो है, इंटेंशन, वो हमें मतलब जो मुझे मेरी अपनी समझदारी में मुझे नजर आता है वो है सह अस्तित्व का, है ना। जी और एक क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो हमारे संविधान ने हमें एक ही वोट का राइट दिया है, इक्वलिटी का राइट दिया है ना। और सह अस्तित्व की बात है, कोई किसी से ऊपर नहीं और कोई किसी से नीचे नहीं। क्योंकि जब तक ये संविधान नहीं था उसके पहले तक तो ये व्यवस्था थी कि लोग ऊपर नीचे हो सकते थे, है ना। और आपका धार्मिक धर्म जो भी हो वो आपके व्यक्तिगत मामला है। तो आचरण आपको आपके धर्म के अनुसार आप कर सकते हैं, पर आप हर जगह उस काम को नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि अभी हम देखते हैं, लगातार देखते हैं, और जो लोग जिम्मेदार पद पे हैं उन्हें देखते हैं कि वो पब्लिक प्लेस पे अपनी धार्मिक जो विश्वास है ना, उनके अनुसार आचरण करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें वहां पे संविधान सम्मत व्यवहार करना चाहिए या आचरण करना चाहिए, है ना। क्योंकि धर्म का उसमें हो सकता है एक धर्म का विश्वास दूसरे धर्म से क्लैश होता हो, पर हमारे संविधान में एक बैलेंस वाला मैकेनिज्म है। मतलब आप देखेंगे जब भी पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। नहीं तो आप देखेंगे जैसे अमेरिका या किसी भी देश में आप देखेंगे तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट पावरफुल है ना। इंटेंशन वाली चीज ऊपर नीचे हो सकती है, पर हमारे संविधान में एक उल्टा चीज हो गया कि इंटेंशन बहुत साफ है ना। इंटेंशन में कोई डाउट ही नहीं है। अभी जितना भी आप प्रचार प्रसार देखेंगे वो सिर्फ इंटेंशन को आपको भ्रमित करने के लिए किया जाएगा, है ना, कि नहीं साहब इसको ऐसा है उसको वैसा है, जबकि वहां तो स्पष्ट है। तो आप जब देखेंगे तो ये सह अस्तित्व की भावना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, एक दूसरे का मतलब आपको रिस्पेक्ट करने वाला मामला है ना। कोई किसी से ऊपर नहीं। जब आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो ऊपर नीचे का सवाल नहीं होगा। और अभी इसी को लेके ज्यादातर लोग ये जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं, जो लोग मतलब पोजीशन होल्डर है ना। हम सामान्य लोग उन्हीं को देख के अपना आचरण करना शुरू करते हैं, है ना। ज्यादातर लोग अभी उतने धार्मिक नहीं है, पर वो धर्म का दिखावा और एक धर्म की पहचान को लेके ज्यादा कोशिश करते हैं बनिस्बत इसके कि धार्मिक मूल्यों को छोड़ के, है ना। जैसे आप देखेंगे धार्मिक मूल्य अलग है और धार्मिक पहचानें अलग है। तो ज्यादातर लोग उस पहचान को लेके ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो रहे हैं आज के दौर में। तो इसके कारण हमें ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है ना। वो बड़े बड़े जिम्मेदार पद में आप हर हफ्ते एक नया न्यूज देखते होंगे। तो ये सहअस्तित्व की भावना के खिलाफ काम करने का एक सीधा सीधा रवैया चलता है ना। और ऐसा ही करके मतलब जबकि हमारा संविधान तो हमें इस चीज को लेके बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। थैंक यू। सर इसी पे आजम जी। जी सर, जैसे आपने बहुत अच्छी सह अस्तित्व की जो बात कही है, इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन वाली, वो बहुत ठीक। लेकिन जो एक और हम केस है शिरूर मठ केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं जो है उसके संदर्भ में कुछ बात कही थी। तो सर उसके संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे डिसाइड करता है कि किस धर्म की जो असेंशियल प्रैक्टिस कोई सी है या नहीं है। सर इसके बारे में आपके विचार आजम जी। जी मैम, मेरा ये साफ साफ सीधा सीधा मानना है, सुप्रीम कोर्ट एक तो पहला बात ये है कि आप कोई रिलीजियस अथॉरिटी तो है नहीं, है ना। मतलब जब अलग अलग पक्ष वहां जाते हैं, है ना, और वो अपना जो भी मतलब डिस्प्यूट वाला मैटर है ना, और उन मैटर्स को वहां पे जो भी उनका रिलीफ है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। पर क्या होता है जब लोग उस चीज को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कुछ चीजें, वही मैंने कहा ना कि एक आपकी प्रथाएं होती है ना, और एक आपका धार्मिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि कुछ जगहों में, मैं आपको नॉर्मली एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा उदाहरण नहीं दूंगा, है ना। जैसे कि 3 तलाक वाला मैटर होता है मुस्लिम्स के मैटर में, है ना, जो 3 टाइम डाइवोर्स का मैटर होता है। तो मुस्लिम्स के अलग अलग सेक्ट हैं, उसमें कुछ सेक्ट मानते हैं कुछ सेक्ट नहीं मानते हैं, है ना। तो उन्होंने उस चीज को, पर कुरान में उसका बेसिक जो फंडा है वो साफ सुथरा लिखा हुआ था, है ना। तो जो लोग नहीं मान रहे थे उस बात को, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दे दिया तो बात खत्म हो गई, है ना। अब कुछ लोग जैसे बहुत सारी चीजों में इसी प्रकार का आपको मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी नहीं है ना।
वो इस तरीके की जो मामले आते हैं तो उनमें वो एक रेफरी वाला भूमिका तय करता है ना। हो सकता है कुछ मामलों में उनके फैसले के ऊपर आपका कोई संशय हो या आप उससे संतुष्ट ना हो, पर जब आप उस ऑर्डर को ठीक-ठीक से पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, है ना? क्योंकि लोग जज्बातों से चलते हैं, जिंदगी जज्बात से चलती है ना? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। पर जब कानून की भाषा में आप बात करते हैं तो उसमें जज्बात कम और तथ्यों पे ज्यादा बात होगी, है ना? लिखी हुई बात पे बात होगी, परंपराओं पे बात तो नहीं हो सकती, है ना? जैसा भी कोई लोग तो बोल सकते हैं कि भाई सती प्रथा थी, फलाना था, बहुत सारी चीज हो सकती है ना? पर मानवीय आधार पे उन चीजों को नहीं माना गया, है ना? जैसे महिलाओं के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें आपको मिलेंगी, है ना? कि जो धार्मिक तरीके से तो मान्यताओं में शामिल ही नहीं था, है ना? क्योंकि वो भारतीय एक जीवन पद्धति से प्रभावित होकर उसी तरीके का प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसा भी आप इस्लाम में देखेंगे तो बहुत सारा ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो इस्लामिक मतलब इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होती, है ना? इंडिया में मतलब वो कागजों में या फैक्ट के हिसाब से तो वो बात गलत है ना? जैसा आप देखेंगे कि जो उत्तराधिकार का मामला है, प्रॉपर्टी राइट है, जो महिलाओं को, है ना? तो इस्लाम में बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता था, पर अभी वो कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है। तो अब जो इधर इस्लामिक तरीके से ले लेगा तो फिर वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा, है ना? तो इस सब तरीके से होता है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है, वो तभी कोई वर्डिक्ट देगा जब लोग वहां डिस्प्यूट लेके जाएंगे और अलग-अलग पक्ष अलग-अलग बातें रखेंगे, है ना? और पर ये जो बिलीफ और इसको मानने की स्वतंत्रता, इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना? कि किसी को डाउट है? किसी को मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई इसमें सह-अस्तित्व की भावना और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, वो तो आप लोग खुले तौर में जो जिम्मेदार लोग हैं वो बोलते हैं जब भी, तो वो बातों को जी घुमा के बोलते हैं। लेकिन कभी भी जाहिर तौर पे, खुले तौर में ऐसा नहीं बोलते। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हुए मिलिंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो धर्म से संबंधित हमने आर्टिकल 25 के बारे में बहुत बातें की, तो अब हम अगर 26 के अंदर जाएं तो उसमें हमें प्रबंध की बात मिलती है। तो जो धार्मिक समुदाय किसी धर्म का प्रबंधन करेगा तो सर वो किस प्रकार की स्वतंत्रता संविधान के माध्यम से धार्मिक संप्रदाय को प्रदान की गई? मिलिंद जी। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट है या उनकी संस्था बनाना है या वो संगठन बनाना है, बुक का पब्लिकेशन करना है, उनको ट्रेनिंग देना है और प्रचार-प्रसार करना है उस विचारधारा का, उसके संबंधित है कि उनको वो संविधान ने आर्टिकल में दिया। इसके पहले मैंने कहा ना कि वो खाली आर्टिकल 25 में खाली वो देने से नहीं होगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट आर्टिकल 26 आया कि उनको संगठन बनाना है, संगठन बना के उसका बायलॉज़ निर्माण करना है और अपने जो प्रचार-प्रसार करने वाले लोग हैं, उनका निर्माण करना है। अलग-अलग धर्म की अपनी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी बात करते हैं, खासकर सिख धर्म की, तो सिख धर्म में क्या है कि वो जो उनका वेशभूषा आप देख रहे हैं, साथ में आप उनको देख रहे हैं ना, वो कृपान रखने का जो साइड में रहता है, वो हथियार होता है वैसे कानून के हिसाब से हथियार पाबंदी है, लेकिन वो इतने इंच का, इतना वो रखने का प्रावधान है। अभी उनको जो पगड़ी वगैरह है, वो रखने का राइट्स है। तो ये सारी जो चीज़ें का उस तरह का जो मैनेजमेंट है, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार, परंपरा के अनुसार वो सब करने का राइट्स है और प्रचार-प्रसार करने का राइट्स है। यही प्रबंधन है, वही मैनेजमेंट है उसका। जी, मैडम। जी सर, धन्यवाद। अब हम विज्ञान जी से जानना चाहेंगे कि जो आर्टिकल 27 है सर, उसमें हमें ये बात मिलती है कि कोई जो संप्रदाय है उसके डेवलपमेंट के लिए या किसी संप्रदाय को मतलब जो कर दिए जाते हैं, जो टैक्स लिए जाते हैं, कि किसी धर्म से संबंधित टैक्स नहीं लिए जा सकते। ऐसा कुछ आर्टिकल 27 हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी सही समझ क्या है सर विज्ञान जी? जी, जी मैडम। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 जो है निरपेक्षता के व्यवहार के पहलू के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जैसे 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे जैसे कर देना पड़ता है, टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जी जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म या आचार। हेलो जी सर, जी सुनाई दे रहा है।
जी। तो दूसरे शब्दों में अगर ऐसा भी बोला जा सकता है कि सरकार टैक्स टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किए गए राशि को या पैसों का उपयोग एक धर्म के विरुद्ध पक्षपात करके किसी दूसरे धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकती। जी मैडम। तो सर आपको क्या लगता है इस आर्टिकल का क्या महत्व हम आज के समय में देख सकते हैं? संक्षिप्त में सर आपका क्या जी, एक बार सवाल फिर से दोहराइए। ये जो हमने आपने जिस अनुच्छेद के बारे में बताया, सर उसका क्या महत्व है आज के समय में? संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहेंगे? जी मैडम। ये तो इसके सीधा उल्टा हो रहा है मैडम कि जो जितना भी टैक्स जा रहा है या जो भी हो रहा है उसका सरकार के द्वारा पक्षपात रवैये से काम किया जा रहा है। जी मैडम। जी धन्यवाद सर। अब हम राष्ट्रीय जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में, धर्म से संबंधित अधिकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं हमें एक अधिकार मिलता है कि जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, उसमें जी। धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार मतलब किस प्रकार से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में? तो सर क्या इसके बारे में प्रावधान है? जी, पहले तो अपन ये जानना चाहेंगे, ये स्पष्ट करेंगे कि धर्म है क्या? ठीक है ना? जी, लेकिन इसके भी पहले हम बात करें, जब संविधान लागू हुआ, तब बहुत सारे धर्म यानी संप्रदाय और मत पंथ थे और उनको सबका सामंजस्य बिठाने के लिए सबकी थोड़ी-थोड़ी बात को रखा गया। और वस्तुतः धर्म का संबंध व्यक्ति से है और व्यक्ति के अंतर यानी बुद्धि होनी चाहिए और करुणा होनी चाहिए सबके प्रति। ये मानवता का मानव धर्म होता है। ठीक है? लेकिन जब नियम कानून बनाकर किसी एक पुस्तक में रख दिया जाए, तो उसको अनुशासन कहते हैं, शील कहते हैं, संविधान कहते हैं और वो एक देश के लिए एक होना चाहिए। उसी को राष्ट्र कहते हैं। तो हमारा जो धर्म है, जिसे राष्ट्रीय धर्म कहते हैं, वो हमारा संविधान है और संविधान के विलक अन्यथा किसी का भी हम समर्थन करें या उसके बारे में कुछ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग इंटरप्रिटेशन रखें, तो ये पर्याप्त और ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तब अनेक मत पंथ संप्रदाय थे, तो उनको सामंजस्य या उनको बीच में बिठाए रखने के लिए कि कोई उपद्रव खड़ा ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, इसलिए उन चीजों को सामंजस्य में उनके लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द या सबकी थोड़ी-थोड़ी बात को स्वतंत्रता दी गई, ऐसा। लेकिन वस्तुतः ये जो भी इनके बीच में स्वतंत्रता होना, ये कुछ भी होना, ये एक तरह से लोगों के साथ छलावा है। क्योंकि हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है आज की स्थिति में, जो संविधान है। मैं एक धर्म के बारे में किसी ने अच्छा सा लिखा है, तो उसके बारे में बताता हूँ कि मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक जो होता है, नैतिकता होती है, बुद्धि और करुणा, बस यही मनुष्य का धर्म है। लेकिन जब मनुष्य संघ में रहता है, समुदाय में रहता है, तब एक अनुशासन चाहिए और अनुशासन के लिए एक पुस्तक चाहिए और वो पुस्तक हमारी संविधान है। बस उसके अनुसार हम फॉलो करें, ठीक है ना? इसके अलावा कोई धर्म किसी एक राष्ट्र के लिए हो सकता नहीं। ठीक है? जी, जी। जी सर, धन्यवाद। अब हम मिलिंद जी सर बारे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, आर्टिकल 28 के बारे में आपसे संक्षिप्त विचार चाहिए। आर्टिकल 28 का सिंप्लीफिकेशन क्या है कि जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं जो बच्चों को एजुकेट करती है, और लेकिन जो राज्य को वो उसको लिए जो संचित निधि है उनके पास, जो टैक्सेस वगैरह जो आते हैं, तो धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी उस निधि से जो संचालित है गवर्नमेंट के पैसों से जो संस्था चालित है उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा। इसके अलावा जो संगठन है, धार्मिक संगठन, उनकी शिक्षण संस्था है, धार्मिक संस्था है, वो न्यास है, ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो कर सकते हैं। ये इसका एक स्पेसिफिक उल्लेख किया गया है ताकि एक बैलेंस पावर रहे। जी, ताकि अब उसमें आगे आधे ज्यादा। हमारे जी।
सर आगे अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार हम देखते हैं आर्टिकल 29 और 30। तो अल्पसंख्यक समुदाय सर क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही समझने का प्रयास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में किस प्रकार से अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है या कहा गया? देखिए, वहां शब्द अल्पसंख्यक का मतलब सीधा सा आ गया कि जनसंख्या का मामला है, जो भारत की जो जनसंख्या है और उसके मान्यता है, उनकी मान्यता वाले जो लोग हैं, उससे उसका रिलेशन जुड़ा गया है कि ये इतनी आबादी और इस मान्यता की है, इतने सिख धर्म के लोग हैं, इसलिए इस्लाम धर्म के लोग हैं, इतने क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, तो ये जो बुद्धिस्ट इतने हैं और अन्य जो धर्म के जोरिस्ट इतने हैं, तो इसलिए इनको माइनॉरिटीज कहा गया है, यानी कि अल्पसंख्यक है। ये परिभाषित है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, जी मतलब उसके आधार पर मान्य धार्मिक जो मान्यता है उसके आधार तो ये सब्जेक्ट है। मैं अभी थोड़ा सा सॉरी चाहूंगा क्योंकि इधर दूसरा जो हम वकीलों का जो पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में डालना है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पर, वो मीटिंग दूसरे टैबलेट में चालू हो गया है, तो आप थोड़ा संभालिए, है ना? सॉरी। ठीक है, ओके तो मेरे पास डबल जवाबदारी है, तो मैं 8:30 और लगभग, हाँ, और 15-20 मिनट के लिए सॉरी बात। चलिए आप मुझे धन्यवाद सर। जी। हम अल्पसंख्यकों के बारे में ही हाँ टीना, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ धर्म के मसले के ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये जो धर्म की बात रखी था आप लोगों ने कि धर्म असल में होता क्या है। धर्म को समझने के लिए बहुत सारी चीजें मैंने कल आर्टिकल में लिखा था इसके ऊपर है कि इंसान जो है ना, मतलब बहुत सारे जो आजकल पढ़ाई 3 प्रकार की होती है इस दुनिया के अंदर। एक तो स्कूल की पढ़ाई होती है, एक धार्मिक पढ़ाई होती है, एक होती है अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई। तो धर्म को समझने के लिए इंसान जो स्कूल की पढ़ाई को, कॉलेज जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, वो जो अंतिम अगर पढ़ाई मान ली है तो उसको धर्म का समझ नहीं आ सकती है। अगर जो धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई करते हैं जो लोग, अगर वो धर्म के ग्रंथों की पढ़ाई को अंतिम मान लेते हैं तब भी उनको धर्म की समझ नहीं आएगी। तो दोनों से निकल करके बाहर जब इंसान हकीकत में जाता है, जो मतलब इसको आस्तिक और नास्तिक से ऊपर होकर था, वास्तविकता में जाएगा इंसान, तो वही धर्म की पहचान करता है। तो उसको जो कहते हैं अनुभवी ज्ञान। यह अनुभवी ज्ञान की पौड़ी पर, सीढ़ी पर इंसान चढ़ता है, तब इंसान को ये पता लगता है कि धर्म असल में होता क्या है। धर्म प्रेरणा, करुणा, मैत्री, इंसानियत, समानता, इनका नाम है। प्यार, मोहब्बत, सच्चाई, ईमानदारी का नाम है। ये नहीं है कि उसके मतलब घसोड़ करके इंसान को उसमें धर्म के अंदर मतलब इसको बलि चढ़ा देने, ये मतलब उसको उसके हक मार लेना, उसको सारी जिंदगी धर्म के नाम पर लूट के खा लेना या स्वराज के नाम पर लूट के खाना, ये धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ एक पाखंडवाद है, उसमें लिपटा हुआ एक जहर है। इंसान जो उसको खा रहा है, वो मतलब धर्म का तो मतलब सीधा एक ही है कि इंसान को फायदा पहुंचाना। जैसे धर्म, हवा का धर्म क्या है? इंसान को सांस देना है। पानी का धर्म क्या है? इंसान की प्यास बुझाना है। और भोजन का धर्म क्या है? इंसान की भूख मिटाना है। तो ये जो चीजें हैं जो इंसान को फायदेमंद है वो धार्मिक है, धर्म है, और जो नुकसानदायक है वो धर्म नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया जी। अब हम अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जैसे धर्म के बारे में सर ने उनके विचार रखे, और अब हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। तो सबसे टीना पहले आवाज हम बहुत टीना आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ठीक है, अब हम अल्पसंख्यकों के बारे में विचार करेंगे कि अल्पसंख्यक क्या होता है। जैसे कि हमने मिलिंद जी से भी इसके बारे में विचार समझा था। अब हम विज्ञान जी आपसे जानना चाहेंगे सर, अल्पसंख्यक समुदाय किसे कहा गया है? जी जी मैडम। जी सर। जी, जैसा कि मैडम इस देश के अंदर में अनेक अनेक धर्म और पंथ के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यक उनको कहा गया है कि जो कम तादाद में लोग हैं, अल्पसंख्यक। जैसे इस देश के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, पारसी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। तमाम लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है, और मुझे लगता है कि इन्हीं को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखने के कारण इनको ही अल्पसंख्यक कहा गया। जी सर, धन्यवाद। आजम जी।
जैसे कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें आर्टिकल 29 में कुछ अधिकार मिलते हैं किसी चीज के संरक्षण के। सर, वो हम आपसे उसके संबंध में विचार हेलो। आज हम जी 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 मैम, हमारे संविधान में आप देखेंगे सब चीजें सीक्वेंशियल है ना। तो आप देखेंगे कि समानता, बंधुत्वता ये उसका आधार है ना। और यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि मिलिंद साहब और सर ने धर्म के बारे में हमें एक जो व्याख्याएं थी उनके बारे में बताया, और दूसरा ये जो मेघराज जी ने भी बताया है ना, कि वही जो मैं कह रहा था आपको, वैल्यूज वाला बात है ना, वैल्यूज और आइडेंटिटी वाला बात। अब हम जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो उसमें जो अल्पसंख्यक धर्म है ना, उनको वही जो मैंने कहा कि सह अस्तित्व की भावना के साथ, है ना, कि बहुसंख्यक या जो भी धार्मिक मान्यता के लोग है ना, वो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व ना स्थापित करें या उनको ओवरलैप ना करें, है ना। तो इसको भी संरक्षण देने के लिए, मतलब इस आजादी को या इस तरीके के कामों को जो अल्पसंख्यक धर्म है उनको संरक्षण देने के लिए, जैसे कि जो मिलिंद साहब ने कहा कि उनके संगठनों का प्रबंधन की बात कही गई है ना, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की बात की गई है। जैसा आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक स्कूल्स होते हैं, है ना, वहां पे कुछ एक आध सब्जेक्ट उनका भी पढ़ाया जाता है ना, लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ना। जैसे आप देखेंगे कि कुछ स्कूलों में उर्दू पढ़ाया जाता है जहाँ पे अल्पसंख्यक बच्चे ज्यादा है ना। वो सरकारी स्कूल है तो वहां भी उनके लिए एक ऑप्शन होता है, पर कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अल्पसंख्यकों के हैं, तो वहां पे भी पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी का तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो सब दूर पढ़ाया जाता है ना, तो उसका रिलीजन से कुछ खास लेना देना बचता नहीं है। पर वैसे उर्दू का भी कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है ज्यादा, है ना। पर अब वो ऐसा माना जाने लगा, एक मान्यता बना दी कि भाई ये भाषा इसी के लिए है ना, ये विशेष लोग बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अब वो लिपि वो है, तो अब मतलब ऐसे ही मुझे लगता है कई बार, मतलब अलग अलग धार्मिक जो मान्यता के संगठन, संस्थाएं और लोग हैं, है ना, उनको संरक्षण, जो अल्पसंख्यक संगठन, जो समुदाय हैं, उनको संरक्षण देना भी सरकार का काम है ना, जिनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है और वो अल्पसंख्यक है, तो उनको संरक्षण देना, साथ ही उनको मतलब उनके अस्तित्व के ऊपर कोई खतरा ना आए, है ना। ये सारे जितने भी आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से उनके उनको प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। पर कुछ लोग बोलेंगे कि जो लोग इन बातों से सहमत नहीं होते, वो आपको कंफ्यूज होने के लिए बोलेंगे कि ये उनको प्रिविलेज मिल रहा है ना, विशेष अधिकार। तो ये विशेष अधिकार नहीं है। मतलब आप बाबा साहब से संबंधित जितने भी अगर इन चीजों के आर्टिकल पढ़ते हैं, तो बार बार उन्होंने इस चीज के लिए चेताया कि भाई जो बहुसंख्यक लोग हैं या बहुसंख्यक मान्यता के लोग हैं, वो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण करे, है ना, और उनको सुरक्षा प्रदान करे। मतलब उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, है ना, उनको ऐसा लगे कि हम एक हिफाजत में है ना, ऐसा डर ना लगे। जैसे एक होता है ना, आपको डर लगता है कि हम असुरक्षित, और एक होता है कि आपको लगता है हम सुरक्षित है ना। तो ये सारी जो कवायद है, इसके पीछे की भावना यही है, जो अलग अलग आर्टिकल्स में हमें स्पष्टता देने के लिए, जैसे कि विज्ञान सर ने भी कहा और मिलिंद साहब ने भी कहा कि हमें मतलब हमारा वैसे देखा जाए तो धर्म तो संविधान ही है ना, जो हमें जिस किसी भी हम पंथ के धर्म के मानने वाले हैं, है ना, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी संविधान पढ़ना जरूरी है, और जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हें भी पढ़ना जरूरी है। उसी से मानवता, जो हमारा वॉइस ऑफ मानवता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्लेरिफाई होता है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे कि आर्टिकल हम अभी अल्पसंख्यकों से संबंधित बातें कर रहे थे, और आजम जी ने भी संतुलित विचार उसके ऊपर रखे। तो जैसे हम आर्टिकल 29 के बारे में देखें तो उसमें हमें दिखता है कि भाषा, लिपि और उनकी मतलब एक संप्रदाय अगर है तो वो उसका संरक्षण कर सकता है, और इसमें अल्पसंख्यक जैसा कोई वर्ड नहीं है। तो हर इंसान या फिर हर समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। अब हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, और सर हमें आर्टिकल जो 30 है वो अधिकार देता है अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का। सर इस संबंध में जी आपके विचार, इस पर आप क्या? जी
अपन फिर से उस संविधान जो रचा गया था उस समय की स्थिति में हमको जाना पड़ेगा। संविधान की जो रचना हुई है एक सामंजस्य और समझौता के तहत हुई। अब हम देखें कि अल्पसंख्यक यहाँ पे मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि को कहा गया, लेकिन रीति रिवाज और मान्यता सभी की अलग अलग है। मैं कुछ नाम बताता हूँ, नाई, तेली, दर्जी, धोबी, कुम्हार, सुनार, लोहार, इन सबकी मान्यता अलग है। इनके सबके सती भैरव अलग है, इनके पूर्वज अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग, पर इनको माइनॉरिटी नहीं कहा गया। इसका कारण क्या है कि इनको सबको एक किसी विशेष वर्ग ने या तथाकथित ने लीड कर लिया, तो ये सब विद्रोह नहीं कर सकते, ये सब आपस में लड़ नहीं सकते थे, इसलिए इन सबको एक कम्युनिटी मान लिया गया और इनको बहुसंख्यक कह दिया। ये सभी जो जितनी भी जातियां हैं, ये सबकी अपनी मान्यता है और सबके अपने रीति रिवाज है। जिस प्रकार से हिंदू के अलग है, मुस्लिम के अलग है और या जैन के अलग है, इसी प्रकार से हर जातियों के रीति रिवाज अलग अलग है। फिर इनको माइनॉरिटी क्यों नहीं कहा गया? लेकिन इसका खास कारण यह है कि जब संविधान रचा गया है उस समय इन सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई बैठे जिनको हिंदू तबका कह दिया गया, तो उनने सबका प्रतिनिधित्व कर लिया, इसलिए इनको माइनॉरिटी ना कहते हुए इनको बहुसंख्यक कह दिया। पर वस्तुतः ये सभी अपने आप में अल्पसंख्यक है। जब समाज में जहां भी रहते हैं लोग, तो जब एक मेले में जाते हैं तो हर आदमी अकेला रहता है, मेले में बहुसंख्यक नहीं होते। मेले में सब अकेला अकेले जा रहा है कि कौन, मैं अकेला हूं, अरे मेले में पूरा लोग बहुत सारे हैं, फिर भी आप अकेले कैसे? लेकिन तो इस प्रकार से सभी अल्पसंख्यक है, लेकिन फिर भी उनको विशेषाधिकार के तहत कुछ विशेष को ताकि उपद्रव ना हो, दंगे फसाद ना हो, इसलिए सबको विशेष अधिकार दे दिए गए माइनॉरिटी के नाम पर ये माइनॉरिटी के लिए पर्याप्त आज के हिसाब से व्यवस्था नहीं है। ठीक जी। उपाय किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो सर पर्याप्त करने के लिए हमें और कौन से प्रयास करने की आवश्यकता? हाँ, पर्याप्त करने के लिए जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे तो क्या करें, रीस्केड्यूल करें क्या कल परसों के लिए? मिलिंद जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। जी सर, बोलिए आप। जी। अब इसके लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और संविधान के मूल पर हमको चलना पड़ेगा। संविधान को वापस से समझना पड़ेगा और संविधान के लिए संविधान क्या है उसका अर्थ जानना पड़ेगा। संविधान यह है कि सामूहिक जो समग्र पूरा भारत है उसके लिए एक अनुशासन, बस यही है संविधान। और ये तमाम लोगों के लिए यही जरूरी है, तमाम लोगों को एक साथ रहने के लिए। अगर व्यक्तिगत रहे तो उसका अपना धर्म, बुद्धि और करुणा काफी है, लेकिन जब इकट्ठा रहे ना तब संविधान जरूरी है और तब संविधान ही हमको नैतिकता, अनुशासन या वो बताएगा। यही हमारा मत है, यही पंथ है और यही धर्म है सामूहिक लोगों के लिए। जी सर, धन्यवाद। अब विज्ञान जी की ओर रुख करते हुए सर आपसे जानना चाहेंगे जो आर्टिकल 30 के जिसके संदर्भ में हम चर्चा करना चाह रहे थे, उसके संदर्भ में आपके विचार क्या हैं विज्ञान जी? जी मैडम, अनुच्छेद 30 में 30 के लिए। जी सर। हाँ, आपकी आवाज कट के आ रही थी इसलिए मैं बराबर सुन नहीं पाया। जो आर्टिकल 30 में जो अधिकार दिए गए हैं शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के, उसके संदर्भ में सर आपकी टिप्पणी चाहिए। जी मैडम। आर्टिकल 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा की स्थापना करने के लिए संविधान अधिकार देता है मैडम। इसमें धर्म, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों का समावेश है, यानी अपनी भाषा को ये कहना चाहिए कि आजादी से अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं और उनकी संपत्तियों को भी अर्जन कर सकते हैं, उसके ऊपर स्वामित्व रख सकती है। और भाषा, संस्कृति जैसे उनकी लिपि है तो उनको आर्टिकल 30 अधिकार देता है कि अपनी भाषा का वो कहना चाहिए आजादी से वो उसमें उल्लेख किया जा सकता है। जी मैडम।
जैसे कि हमने अभी बहुत कुछ चर्चा अल्पसंख्यक के अधिकारों के बारे में की, अल्पसंख्यकों के बारे में की, धर्म के बारे में की और जाना कि किस प्रकार से संविधान हर किसी क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका, एक सर्वोच्च भूमिका निभाता है। और अब हम आर्टिकल्स के पड़ाव पर आगे बढ़ते-बढ़ते एक और अधिकार जो कि संविधान में था मूल अधिकार के रूप में, लेकिन अब उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ संपत्ति के अधिकार की। तो इस अधिकार में क्या था और क्यों इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है 31 के बारे में इसके ऊपर संक्षिप्त विचार आजम जी आपसे लेना चाहेंगे और संक्षिप्त में अपनी बात को रखिएगा ताकि हमारा जो समय हो गया है उसकी भी सीमा जी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हेलो जी मैम, इसके ऊपर मेरा अध्ययन नहीं है, मैं इस बारे में ज्यादा क्या मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना? मिलिंद साहब बोलेंगे तो बेहतर होगा, है ना? हाँ हाँ, मैं वो रेडी हूँ। अभी इधर का भी थोड़ा सा कुछ कम लोग जुड़े थे, पोस्टपोन हो गया। हाँ ठीक है। मिलिंद जी, कौन सा क्या चल रहा था? मेरा इधर दूसरे तरफ ध्यान था, दूसरे मीटिंग में। क्या सब्जेक्ट था? के अधिकार की बात कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या कारण थे और क्यों संपत्ति के राइट्स के लिए बोल रहे हैं? संपत्ति के अधिकार को क्यों मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया? हाँ, प्रॉपर्टी का जो राइट है मूल अधिकार से उसको डिलीट कर दिया गया है, और बाद में उसके आर्टिकल 31 में बहुत सारे और भी चीजें एडिशनल बाद में अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। ये काफी डिटेल लिखा गया है कि वो किस पर्पज से, किस चीजों में, क्या के लिए, और क्या क्या राइट्स उसमें होंगे। ये और उसमें उल्लेख किया गया आर्टिकल 13 और 19 का ज्यादा उल्लेख किया गया है बहुत सारी चीजों में। संपदा आदि अर्जन करने के लिए विधिया की, मतलब वो पूरा काफी डिटेल है इसमें। मतलब अगर बात करेंगे, निगम है, लोकहित में सारी खनिज तेल के है, खोज है, कारखाने हैं, तो इसके संबंध में बहुत सारा डिटेल इन आर्टिकल्स में दिया, क ख ग घ चार। जी हम इस संदर्भ में आगे फर्दर चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना वो जो क्यों ऐसा निर्णय लिया गया कि 31 से हटा करके संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 ए में डाला गया, उसका कारण जानना चाहते मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले था, ये सोच समझ के था, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है कहीं निजी प्रॉपर्टी ना बन जाए। शासन के अधिकतर, मतलब जो क्या बोलते हैं लोकतंत्र में, संवर्जन संप्रभुता वाली जो बात आती है, जिसके अंदर कंट्रोल होता है भारत सरकार का या राज्य सरकारों का, तो उसके अंतर्गत प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो जाए और वो लोग अपना वो ना माने, इसलिए ऐसा बात की चीजों में रखा गया। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट भी हम देखते हैं कि खासकर जो माइनॉरिटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे, इसमें दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है आज। तो दोनों पहलू हैं अलग अलग चीजों में। उसको अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि भाई ये जो हमने अभी लेबर लॉ के संबंध में चर्चा की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है समाज के अंदर? इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक होने की वजह से आप शिक्षा का राइट भी दे दो, राइट टू एजुकेशन भी दे दो, अगर माँ बाप मजदूरी करने गए तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? वो तो वो पापी पेट का सवाल होता है। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो जब तक उस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाती है, बजट तो रखती है लेकिन बजट पहुंचता ही नहीं है ना उसके के लिए। सारी चीजें है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सारे खा जाते हैं बीच में, अधिकारी खा जाते हैं, खाली कागजों में योजनाएं चलती है। तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खामी है। ऐसा नहीं कि वो दिखाने के लिए बजट नहीं है भारत सरकार के पास, करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन करते नहीं। और उसका ही क्या करते हैं कि उनको वो पूरा देते नहीं है। चाहे जितनी भी योजना बनाई ना, हेल्थ का इशू है या दूसरे मामले हैं, वो घूम फिर के पैसा वापस वहीं जाता है, उद्योगपति के पास ही जाता है, बड़े बड़े संस्था के पास जाता है, और उनको खाली कटोरा देके जो भी पीडीएस की प्रणाली है, मतलब आप 80 करोड़ लोगों को बोले हम लोग इतना अनाज दे रहे हैं, आटा और चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, ये बातें करते हैं, तो इनको तो वो कुल मिला के भिखारी बना रहे हैं ना। जबकि उनको एजुकेशन, शिक्षा में वंचित करें और उसको काबिल बनाए तो देने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी गलत है, भारत सरकार की पॉलिसी गलत है, मिला के कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ही बहुत सारे राइट, और वो आदमी अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं निर्माण कर रहे हैं लोग। मटेरियल प्रॉपर्टी का क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी बहुत सारे लोग पास है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, और से वो मैनेज नहीं करता, बाप ज्यादा कमाई पैसा भी गवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। अब हम अन्य मेहमानों के भी इस संदर्भ में संक्षिप्त विचार लेंगे।
राष्ट्रीय जी, आपको क्या लगता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है और क्या वो मूल अधिकार की श्रेणी में होना था या कानूनी अधिकार बन गया तो वो क्यों उसे मूल अधिकार से हटाया, कानूनी बनाया तो वो अच्छा करा, या मतलब इस संदर्भ में आपके विचार? जो अधिकार विकास में बाधक होंगे उनको हटाना पड़ेगा। पहले राजा और नवाब होते, इसके बाद में जमींदार प्रथा रही और वो शोषण करते। इसके बाद में एक और चीज रही, जो राजाओं के लिए फ्री पर्स चालू हुआ ताकि उनको राजा से जो उनके अधिकार है थोड़े मिनिमाइज कर दिए गए। इसके बाद भी ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति बसाकर ये विकास में बाधक हो सकते हैं, इसलिए इसको हटाया गया है। जैसे कि अपन बात करें कि किसी गांव में या किसी शहर के पास किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, जमीन है, ये समझ लें। अब उधर से रेलवे लाइन निकालनी है, अब रेलवे लाइन में वो बेचना नहीं चाह रहा क्योंकि उसका प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। अब चाहे सरकार की कितनी भी बड़ी योजना हो, वो योजना आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उसका वो प्रॉपर्टी का अधिकार खत्म ना कर दिया जाए, जब तक कि उसका संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं कर दिया जाए। अगर अधिकार है तो वो बेच नहीं रहा, उसको नहीं बेचना, उसको विकास से कोई मतलब नहीं। एयरपोर्ट बने या रेलवे लाइन गड़े या कुछ हो, तो इसलिए उसके अधिकार को सीमित किया गया। ऐसा नहीं उसके छीनना, उसके अधिकार को सीमित किया गया, उसको मुआवजा देकर। जैसे कि पहले राजा और नवाब को फ्री पर्स दिया गया था, ऐसे ही जब उससे कुछ जमीन या उससे धन लिया है तो उसके बदले में कुछ देना। जैसे कि अभी स्टाफ डैम योजना बनी, बड़ा डैम बना है, तो यदि ये अधिकार ना होता तो गांव के लोग गांव खाली नहीं करते, तो वो बांध योजना बनती नहीं। अब ये योजना कैसे बनी? ये इसी अधिकार के कारण कि हाँ भैया, यहाँ ये सरकार की ये योजना है, यहाँ बांध बनना है, तो इसलिए उसका संपत्ति के अधिकार को सीमित करके, हाँ, उसके लिए दुगना तिगना जो भी है मुआवजा सरकार देती है और देने का रूल भी है। तो ये विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा निर्णय है। जी। आपकी बातों का कंक्लूजन अगर मैं करूँ तो ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और सामाजिक विकास को संतुलित करने के लिए उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया ताकि जी। उसको सही तरीके से बैलेंस किया जा सके। हमारा समय भी अब हो गया है, तो हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ ही हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले मिलिंद वानखेड़े जी, राष्ट्रीय श्री कन्हैयालाल चौहान जी, विज्ञान जंगम जी और आजम जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे और बहुत सारी यूज़फुल चर्चाएँ हमने की है यहाँ पे। और इस सीरीज़ के साथ जुड़ने वाले सभी दर्शकों का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का बहुत आभार और हमारे कार्यक्रम के जो प्रयोजनकर्ता है वो मेघराज सिंह जी, उनका भी बहुत-बहुत आभार। और इसी नोट के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे और ऐसी ही संविधान से रिलेटेड और समाज पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद सर, वॉइस ऑफ मानवता सुनने के लिए धन्यवाद।